आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन देवी शक्ति के बारे में। क्या है ऑपरेशन देवी शक्ति और क्यों इस ऑपरेशन को देवी शक्ति नाम दिया गया है, ये सब आज हम आपको बताएंगे। दरअसल अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के बारे में जब भी बात होती है तो ज़्यादातर लोग यही समझते होंगे कि भारतीय वायुसेना के विमान सीधा काबुल एयरपोर्ट पहुंचते होंगे और वहां पहले से मौजूद भारतीयों को लेकर आराम से चले आते हैं। मगर किन खतरनाक हालातों, कितनी चुनौतियों के साथ और कैसी मुश्किलों के बीच हमारी वायुसेना, हमारे स्पेशल फोर्सेस के कमांडो, हमारे खुफिया एजेंट और हमारी सरकार इस ऑपरेशन देवी शक्ति को अंजाम दे रही है, इसके बारे में जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये ऑपरेशन किस कदर चुनौतियों से भरा है, इसका अंदाज़ा इसी से लगा लीजिए कि इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना, स्पेशल फोर्सेस के कमांडो, हमारी खुफिया एजेंसी, एयर इंडिया, हमारा विदेश मंत्रालय और हमारी सरकार, ये सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तब कहीं जाकर ये ऑपरेशन सफल हो पा रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं ऑपरेशन देवी शक्ति के बारे में वो सब जो दावा है कि आप शायद नहीं जानते होंगे। तालिबान के काबुल पर कब्जा करने के बाद से ही तकरीबन दुनिया का हर देश अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में भारतीय वायुसेना भी अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित लाने में जुट गई है। भारत के इस जटिल मिशन का नाम ऑपरेशन देवी शक्ति रखा गया है। इस ऑपरेशन के बारे में तब पता चला जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 78 लोगों को अफगानिस्तान से लाए जाने के बाद मंगलवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। एस जयशंकर ने अपने ट्वीट में लिखा कि ऑपरेशन देवी शक्ति जारी है। काबुल से 78 लोगों को दुशांबे के रास्ते लाया गया। IAF, MCC, एयर इंडिया और टीम MEA को उनके अथक प्रयासों के लिए नमन। इस मिशन की शुरुआत हुई थी 16 अगस्त से, जब पहली बार काबुल से 40 भारतीय नागरिकों को विमान से दिल्ली लाया गया था। इस बीच ये भी सुनने और देखने में आ रहा था कि कैसे काबुल एयरपोर्ट और आसपास के इलाके पर तालिबान के लोग फायरिंग कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी लोग मारे भी जा चुके हैं। ऐसे में ये रेस्क्यू मिशन बेहद अहम हो जाता है। बेशक देखने और सुनने में ये काफ़ी आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे कितनी कूटनीति और रणनीति बनानी पड़ रही है, उसका अंदाज़ा भी शायद किसी को नहीं है। सबसे पहली बात यह कि अफ़गानिस्तान जाने के लिए हमारे पास कोई सीधा प्लेन रूट नहीं है, कोई सीधा सड़क वाला रास्ता भी नहीं है। अगर सबसे छोटे रास्ते के बारे में बात करें तो वह भी पाकिस्तान से होकर जाता है, मगर पाकिस्तान से किसी भी तरह के सहयोग की उम्मीद करना भी बेईमानी है और जाहिर सी बात है कि वह हमें रास्ता नहीं देगा। अगर कुछ देर के लिए मान भी लें कि वो हमें रास्ता दे भी दे तो इस रास्ते का इस्तेमाल करना बेहद ख़तरनाक होगा। इस वजह से भारतीय विमानों को लंबा रूट लेकर ईरान से होकर जाना पड़ता है, लेकिन वो भी इतना आसान नहीं है। इसके लिए भारत सरकार ने सबसे पहले ईरान से भारतीय वायुसेना के विमानों के लिए एयर स्पेस के इस्तेमाल की मंजूरी हासिल की। ये मंजूरी हासिल करना भी इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि कोई भी देश दूसरे देश की वायुसेना को अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देता है। लेकिन भारत सरकार ने यह अनुमति ईरान से हासिल करने में सफलता प्राप्त की। लेकिन अभी भी एक समस्या यह थी कि भारतीय प्लेन सीधे काबुल में नहीं उतर सकते थे, क्योंकि काबुल पर तालिबान का कब्जा है और उसके भारत के साथ संबंध कभी अच्छे नहीं रहे हैं। इसलिए भारत सरकार तालिबान पर इतना भरोसा नहीं कर सकती थी कि भारतीय वायुसेना या एयर इंडिया के प्लेन को वहां ज़्यादा देर तक खड़ा रखा जा सके। वहीं काबुल एयरपोर्ट में इस समय इस कदर अफरा तफरी मची हुई है कि वहां कब क्या हो जाए कुछ भरोसा नहीं। हालांकि काबुल एयरपोर्ट फ़िलहाल अमेरिकी सेना के नियंत्रण में है, मगर खुफिया एजेंसियों ने वहां अपने प्लेन को ज़्यादा देर तक खड़ा रखने से साफ मना कर दिया। तब सवाल ये पैदा हुआ कि फिर इतनी देर प्लेन को कहाँ खड़ा किया जाए। इसके लिए भारत सरकार ने एक और रास्ता निकाला। भारतीय विदेश मंत्रालय और PMO ने कजाकिस्तान की सरकार से बातचीत की, जिसके बाद भारतीय वायुसेना के प्लेन को कजाकिस्तान एयरपोर्ट के इस्तेमाल की अनुमति मिल गई। यही काम कई अन्य देशों के साथ भी किया गया, जिनमें कतर और कुछ यूरोपियन देश भी शामिल हैं, जहां भारतीयों को भेजा जा रहा है और फिर एयर इंडिया के हवाई जहाज़ों से भारत लाया जा रहा है। अब भारत सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि भारतीयों को काबुल एयरपोर्ट तक पहुंचाया कैसे जाए।
क्योंकि तालिबान के कब्जे के बाद तालिबान लड़ाकों ने जगह जगह अपनी चेक पोस्ट खड़ी कर दी है और वह काबुल एयरपोर्ट तक आने वाले हर व्यक्ति की न केवल पूरी तलाशी लेते हैं बल्कि उसमें अड़ंगा भी लगाते हैं। दूसरी तरफ काबुल एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी के कारण भारतीयों का काबुल एयरपोर्ट पर एक साथ इकट्ठा होना भी संभव नहीं था, क्योंकि कब भगदड़ मच जाए या गोलीबारी हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आखिरकार भारतीय अधिकारियों ने इसका हल भी ढूंढ निकाला। उन्होंने काबुल एयरपोर्ट के पास एक बड़े से गैराज का इंतजाम किया, जहां लगभग 150 से 200 भारतीयों को एक साथ इकट्ठा किया जा सकता है। इस दौरान भारतीय दूतावास, पीएमओ और एयरफोर्स के बीच जबरदस्त कोऑर्डिनेशन होता है। भारतीय दूतावास और इंटेलिजेंस एजेंसियों की मदद से रोजाना सबसे पहले भारतीयों को गैराज में इकट्ठा किया जाता है। भारतीयों को इकट्ठा करने का काम दिन रात चलता है। इसके लिए भारतीय अधिकारी पहले लोगों से संपर्क करते हैं, फिर उन्हें एक निश्चित जगह पर आने को कहा जाता है। उसके बाद खुद अपनी गाड़ी लेकर उन स्थानों पर ये अधिकारी पहुंचते हैं और फिर वहां से इन भारतीयों को गाड़ी में बैठाकर एयरपोर्ट लाया जाता है। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना होता नहीं है। वजह यह है कि जैसा हमने अभी आपको बताया था कि काबुल में तालिबान लड़ाके हर जगह फैले हुए हैं। हर चेक पोस्ट, हर चौराहे, हर दफ्तर में तालिबान लड़ाके हथियारों के साथ मौजूद हैं। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि भारतीय अफसरों और नागरिकों के लिए सफ़र कितना ख़तरनाक होता होगा। भारतीय अफसर जगह जगह बनी तालिबानी चेक पोस्टों पर माथापच्ची करते हुए नागरिकों को काबुल एयरपोर्ट से सटे गैराज में पहुंचाते हैं। जब गैराज में पर्याप्त भारतीय इकट्ठे हो जाते हैं तो इसकी सूचना भारतीय अधिकारी कजाकिस्तान में खड़े भारतीय वायुसेना के अधिकारियों और काबुल एयरपोर्ट में तैनात अमेरिकी अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। इस पूरे कम्युनिकेशन के दौरान भारतीय विदेश मंत्रालय और पीएमओ का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहता है। काबुल एयरपोर्ट का ATS कंट्रोल और सिक्योरिटी कंट्रोल इस समय अमेरिकी सेना के हाथ में है, इसलिए उनका क्लियरेंस भी ज़रूरी होता है। जब अमेरिकी सेना द्वारा भारत के प्लेन को उतरने की क्लियरेंस दी जाती है तब कजाकिस्तान एयरपोर्ट पर खड़ा भारतीय वायुसेना का प्लेन वहां से उड़कर काबुल पहुंचता है। जिस समय एयरफोर्स की प्लेन लैंडिंग कर रहा होता है ठीक उसी समय गैराज से सभी भारतीयों को बुलेट प्रूफ गाड़ियों से एयरपोर्ट के अंदर पहुंचाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्लेन के लैंड होते ही उसमें तैनात स्पेशल फोर्सेस के कमांडो अपनी पोजीशन ले लेते हैं ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। दूसरी तरफ भारतीय अधिकारी लोगों को प्लेन में चढ़ाने का काम करते रहते हैं। ये सब काम कुछ ही मिनटों में होता है और उसके तुरंत बाद भारतीय अधिकारी और खुफिया एजेंट वहां से गायब हो जाते हैं और वो एक बार फिर अपने उसी काम में लग जाते हैं, नागरिकों को इकट्ठा करना और उन्हें गैराज तक ले आना। वहीं एयरफोर्स का विमान तुरंत टेक ऑफ कर जाता है और फिर कुछ घंटों बाद हिंडन एयरबेस पर भारतीयों का आगमन हो जाता है। उसके बाद उन्हें उनके घरों तक बस, ट्रेन या फ्लाइट से पहुंचाया जाता है। इस दौरान उनका खाना पीना, मेडिकल की सुविधा और इसके साथ ही उनकी काउंसलिंग भी की जाती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग बेहद मानसिक सदमे में होते हैं। हमारी वायुसेना के जवान, हमारे स्पेशल फोर्सेस के कमांडो और काबुल दूतावास के कर्मचारी, अफगानिस्तान में मौजूद हमारी खुफिया एजेंट अपनी जान हथेली पर रखकर इन सब कामों को अंजाम देते हैं। भारत अब इस तरह के रेस्क्यू मिशन में इस कदर पारंगत हो चुका है कि अब कैसी भी खतरनाक चुनौतियां हों, हम अपने लोगों को बचा कर ले ही आते हैं। शायद यही वजह है कि दूसरे देश भी ऐसे मौक़ों पर भारत से सहायता मांगते हैं।